बीवी फौत हुई तो मैंने बेटों की खातिर एक बेवा औरत से शादी कर ली। उस बेवा का भी एक बेटा था जिसे मैंने घर में मुलाजिम रख लिया। मैंने उस पर इतना जुल्म किया कि एक दिन वो बच्चा घर से भाग गया और वापस न आया। 20 साल बाद मेरे सके बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं भीख मांगता। एक दिन गाड़ी वाले ने मुझे भीख दी और कहा, बाबा दुआ करो मेरा बाबा मुझे मिल जाए। मैंने उस लड़के की तरफ देखकर दुआ की और सोचा काश मेरी औलाद भी ऐसे होती। अचानक मेरे चेहरे से चादर हटी तो वो लड़का मेरे कदमों में गिर गया। क्योंकि चलो मुझे पानी का एक ग्लास लाकर दो और ठंडा मत लाना, थोड़ा गर्म लाना, मेरा गला खराब है। मैंने अखबार पर नजर दौड़ाते हुए अहमद से कहा तो वो फौरन से भागकर मेरे लिए पानी ले आया। पहला घूंट पीकर ही मैंने जोर से ग्लास उठाकर सामने दे मारा और कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे ठंडा पानी नहीं चाहिए। वो खौफ की वजह से बोला, लेकिन ये ठंडा नहीं है, मैं गर्म ही लेकर आया हूँ। अम्मा ने मुझे खुद डाल कर दिया है। मैं गुस्से से उठा और उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने जुबान चलाने की? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम क्या कहना चाहते हो? शोर की आवाज सुनकर मारिया, जो किचन में आटा गूंद रही थी, आटे से भरे हाथ लिए भागी भागी किचन से बाहर निकली और कहने लगी, क्या हो गया है? आप इस पर क्यों चिल्ला रहे हैं? अहमद, अब तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हारे अब्बा तुम पर नाराज हैं? मैंने गुस्से से मारिया की तरफ देखा और कहा कि मैं तुम्हें इसका बाप नजर आता हूँ क्या? समझा दो अपने बेटे को। आइंदा मेरे सामने जुबान चलाई तो इसे इस घर से निकाल दूंगा। ये कहकर मैं तनफन करता वहां से चला गया। पीछे मारिया अपने बेटे को समझाने लग गई। मैं हमेशा की तरह ये सब करके दिल ही दिल में अपने आप को खूब दाद दे रहा था। उस यतीम बच्चे पर चिल्लाते मुझे बहुत मजा आता था। मुझे उससे नफरत थी। मैं उससे अपने आसपास भी नहीं देखना चाहता था। वो मुझे हरगिज भी पसंद नहीं था। मैं बहाने बहाने से उस पर गुस्सा करता और हाथ उठाता था। उसकी माँ भी मुझे नहीं रोक पाती थी। ये सब करके मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। एक अजीब सा सुकून मिलता था। मैं मजे से बाहर सैन में आकर बैठ गया और चाय से लुत्फ अंदोज होने लग गया। उसी वक्त मेरा बड़ा बेटा वहां आया और कहने लगा, अब्बा मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैंने फौरन उसे अपने वॉलेट से पैसे निकाल कर दे दिए और कहा कि जाओ मजे करो, अगर और पैसे चाहिए तो मुझे बता देना, मैं दे दूंगा। अपने बच्चों पर यूं ही मैं पैसे लुटाता था, लेकिन अहमद जब भी मुझसे पैसे मांगता मैं उसे 2 थप्पड़ जड़ देता। अब तो मैं सोच रहा था कि उसकी पढ़ाई ही रुकवा दूं। मैं क्यों उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाऊं? उसका नौकर तो नहीं हूँ। मैंने दिल ही दिल में सोचते हुए एक फैसला कर लिया। थोड़ी देर बाद मारिया नाश्ता लेकर आई तो मैंने उससे कहा कि देखो मेरे हालात बहुत ही बुरे होते जा रहे हैं। अब मैं तुम्हारे बेटे को मजीद नहीं पढ़ा सकता। वैसे भी तुम्हारा बेटा पढ़ाई में बहुत कमजोर है। हमेशा उसके टीचर उसकी शिकायत लगाते हैं, इसलिए उसे कह दो कि कल से वो स्कूल नहीं जाएगा। ये सुनकर मारिया बोली, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपके बच्चे भी तो पढ़ने जाते हैं। अगर मेरा बेटा भी पढ़ लेगा तो इसमें गलत क्या है? वो पढ़ाई में बेशक थोड़ा कमजोर है, लेकिन बहुत ही मेहनती भी है। उसका मुस्तकबिल खराब मत करें। मारिया के ऐसे कहने पर मैंने गुस्से से उससे कहा, तुम होती कौन हो मुझे ये समझाने वाली? इसमें और मेरे बच्चों में कोई फर्क नहीं है। क्या मेरे बेटे इस शहर के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ते हैं और बहुत ही लायक फाइक हैं? क्या तुम्हें ये नजर नहीं आता? यहाँ तक वो अपनी मेहनत की वजह से पहुंचे हैं और तुम्हारा नालायक बेटा, उसके दिमाग में तो कुछ घुसता ही नहीं है, ना ही उसे किसी की कोई बात समझ आती है। मैंने बस कह दिया ना कि वो स्कूल नहीं जाएगा तो मतलब नहीं जाएगा। मैं उसकी फीस नहीं दूंगा, बात खत्म। इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उस पर जाया करूं। ये कहते ही मैं मजे से अपना नाश्ता करने लगा। मारिया रोते हुए वहां से अंदर चली गई। मुझे उसके आंसुओं की भी कोई परवाह नहीं थी। वो मेरे बच्चों का ख्याल रखती थी। मुझे इससे ज्यादा किसी चीज में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। उसका बेटा क्या करता है या उसका मुस्तकबिल खराब होता है या नहीं, इस बात से मेरा क्या लेना देना। यही सोचकर मैं मजे से पराठा खाने लगा। थोड़ी देर बाद अहमद मेरे पास आया। वो स्कूल के यूनिफॉर्म में था और कहने लगा, अब्बा आप मेरा स्कूल क्यों छुड़वा रहे हैं? मैं पढ़ना चाहता हूँ, इतना जुल्म मत करें मुझ पर।
میں نے غصے سے اس سے کہا کہ آج کے دن جانے دے رہا ہوں نا، اس لیے اسے میرا احسان سمجھو، بتا کر آ جانا کہ کل سے تم نہیں آؤ گے، بڑے آئے تم مجھے ابا کہنے والے، چلو نکلو یہاں سے، کتنی بار کہا ہے کہ مجھے ابا مت کہا کرو، بہت برا لگتا ہے یہ لفظ تمہارے منہ سے۔ میں نے ہمیشہ کی طرح اسے دھتکار دیا اور پھر اگلے ہی دن میں نے اس کا اسکول بھی چھڑوا دیا۔ میں نے پچھلے 2 ماہ سے اس کی فیس نہیں دی تھی، اس لیے اس کے پرنسپل نے اسے خود ہی اسکول سے نکال دیا اور کہا کہ جب تک فیس نہیں دو گے ہم تمہیں اسکول میں نہیں بیٹھنے دیں گے۔ میری بیوی نے مجھ سے بہت کہا کہ آپ اس کے اسکول کی فیس بھر دیں، یہ اچھا پڑے گا، میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں، لیکن میں نے اس کی بات کو بالکل بھی اہمیت نہیں دی اور کہا کہ اپنے نالائق بیٹے کو سمجھا دو کہ دوبارہ اسکول کا نام بھی اپنی زبان پر مت لائے۔ میں کل سے ہی اس کے لیے کام ڈھونڈتا ہوں اور اسے وہاں پر بھیج دوں گا، کما کر لائے گا تو اسے پتا چلے گا کہ کتنی مشکل سے پیسے کمائے جاتے ہیں۔ یہ سن کر ماریا نے فوراً سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ وہ اتنا چھوٹا ہے، اتنی عمر میں کیسے کام کرے گا، اب اس پر اتنا ظلم تو مت کریں، تو کیا گھر پر فارغ بیٹھنے دوں میں اسے؟ میں نے غصے سے ماریا سے کہا، جاؤ اپنا کام کرو ورنہ تمہیں بھی کہیں کام پر لگا دوں گا، جب دیکھو ہر وقت اپنے بیٹے کے لیے ہی روتی رہتی ہے، میں کوئی نوکر تھوڑی ہوں تمہارے بیٹے کا، میرے اپنے بھی بچے ہیں، مجھے ان کے مستقبل کا سوچنا ہے۔ میں نے ہمیشہ کی طرح اسے جھڑک کر رکھ دیا۔ وہ اگلے کئی دن تک میری منت کرتی رہی کہ میرے بیٹے کو کسی بھی کام پر مت لگائیں، میں اسے گھر پر پڑھا دوں گی، لیکن میں نے اس کی ایک بات نہ سنی اور ایک ہوٹل پر جا کر بات کر لی اور کہا کہ میں کل ایک لڑکے کو یہاں کام کے لیے بھیج دوں گا، میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اس پر جتنی مرضی سختی کرنا۔ یہ کہہ کر میں خوشی خوشی گھر واپس آیا، احمد کو بلایا اور کہا کہ کل سے تم کام پر جاؤ گے، تمہارے لیے میں نے کام ڈھونڈ لیا ہے، ہوٹل پر جا کر تم صفائی ستھرائی کا کام کرو گے اور اگر تم نے کام میں ذرا سی کوتاہی کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ تمہیں سمجھ میں آ گیا ہے نا؟ چلو جاؤ اپنی شکل گم کرو اب یہاں سے۔ وہ وہاں کھڑا رہا اور کہنے لگا، ابا آخر میں کس طرح سے کام کر سکتا ہوں؟ مجھے تو کوئی کام کرنا بھی نہیں آتا اور ہوٹل پر میں کام نہیں کر سکتا، آپ کو پتا ہے نا ہوٹل پر بچوں پر کتنا ظلم کیا جاتا ہے، مجھے وہاں مت بھیجیں، جو آپ کہیں گے میں کر لوں گا لیکن مجھے کام پر مت بھیجیں۔ میں نے اس کی کوئی بات نہ مانی اور کہا کہ تمہیں کل کام پر جانا ہی ہوگا اور اگلے دن میں اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے ہوٹل لے آیا۔ ہوٹل کے مالک کو کہا کہ اسی لڑکے کی بات میں کر رہا تھا، اب اسے اچھے سے کام کروائیں، سارا کام اسی سے کروائیں اور اسے تنخواہ مت دینا بلکہ اس کے حصے کی تنخواہ میرے ہاتھ پر رکھنا، میں ہر مہینے کے شروع میں تنخواہ لینے آ جاؤں گا۔ ہوٹل کا مالک شاید سمجھ گیا تھا میں اس لڑکے پر خود بھی ظلم کرتا ہوں، اس لیے بولنے لگا، ٹھیک ہے آپ فکر مت کریں، جیسا آپ نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا۔ میں خوشی خوشی اپنے کام پر چلا گیا، مجھے ذرا بھی اس معصوم اور یتیم پر ظلم کرتے ہوئے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، نہ ہی مجھے اس پر رحم آ رہا تھا، میں تو شکر کر رہا تھا کہ اس سے جان چھوٹی، اب وہ سارا وقت کام میں مصروف رہے گا، مجھے اس کی شکل نہیں دیکھنی پڑے گی۔ میں نے اپنے بچوں کو بھی اس سے نفرت کرنا سکھایا تھا، وہ لوگ بھی احمد کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے، ہم میں سے کوئی بھی احمد کا ذکر گھر پر نہیں کرتا تھا، لیکن اس کی ماں اسے یاد کر کے روتی رہتی تھی، وہ پورا دن کام پر رہتا، جب واپس آتا تو اس کا جسم پورا دکھ رہا ہوتا تھا، جس پر ماریا روتے ہوئے کہتی تھی، آپ کتنے ظالم انسان ہیں، میں آپ کے بچوں سے اتنا پیار کرتی ہوں اور آپ ہیں کہ میرے بیٹے کو اتنے مشکل حالات سے گزار رہے ہیں، اسے ہوٹل میں کام پر بھیج رہے ہیں جہاں پر روز اس کا مالک اس پر ظلم کرتا ہے، کاش آپ کے اندر تھوڑی سی انسانیت باقی ہوتی، لیکن آپ تو ایک خود غرض انسان ہیں۔ ماریا کی بات سن کر میں نے اسے کہا کہ اپنی زبان سنبھال کر بات کیا کرو، یہ نہ ہو کہ تمہارے بیٹے کے ساتھ تمہارا بھی بندوبست کر دوں، کتنی بار کہا ہے کہ میرے بیٹوں کو اپنے بیٹے کے ساتھ مت ملایا کرو، میرے بیٹے ہیرا ہیں اور تمہارا بیٹا کوئلہ۔ یہ کہہ کر میں کروٹ بدل کر لیٹ گیا، میں جانتا تھا ماریا بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکے گی اور اس کی اسی بے بسی کا تو میں فائدہ اٹھاتا تھا، مجھے یہ بالکل نظر نہیں آتا تھا کہ اس نے میرے بچوں کو کتنے اچھے سے رکھا ہوا ہے، ان کا کتنا دھیان رکھتی ہے، ان کے کھانے پینے سے لے کر ان کی ضروریات کی ہر چیز کا خیال رکھتی ہے، میں اس کے بیٹے کے ساتھ اتنا برا کر رہا ہوں، اس کے باوجود اس نے میرے بچوں کے ساتھ برا نہیں کیا تھا، روزانہ اس کا بیٹا ہوٹل چلا جاتا،
वहाँ काम करने से वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। जब उसकी पहली तनख्वाह आई तो मैंने होटल जाकर खुद वसूल की और सारे के सारे पैसे अपने पास रख लिए। जब मारिया ने मुझसे कहा कि मेरे बेटे ने पूरा महीना मेहनत की है तो ये पैसे उसके हक के हैं, आप उसे अपने पास क्यों रख रहे हैं? कम से कम उससे कुछ जरूरत की चीजें लेकर दे दें। उसके कपड़े और जूते भी फट चुके हैं, आपको उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। मैंने गुस्से से मारे से कहा कि तुम्हें कितनी बार मैंने कहा है कि इन मामलात में मत बोला करो, अपनी जुबान बंद रखो। मैं हमेशा उसे किसी न किसी तरह से खामोश करवा ही देता था। वो मुझसे काफी ज्यादा डरती थी, इस बात से अच्छे से वाकिफ थी कि वो मुझसे किसी तरह का झगड़ा मोल नहीं ले सकती, क्योंकि पीछे उसके मेके में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसका ध्यान रखता। जब वो बेवा होकर अपने मेके वापस आई थी तो उसकी भाभी ने उसकी जिंदगी अजीरन कर दी थी। उन दिनों मेरी भी बीवी की वफात हो गई थी। मेरे 2 बेटे थे, मैं उनका ख्याल नहीं रख पा रहा था, मुझे काम पर भी जाना होता था। ऐसे में मैंने सोचा कि मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ। पहले तो मुझे डर लग रहा था कि मेरी दूसरी बीवी कहीं मेरे बच्चों पर जुल्म वगैरह ना करे, लेकिन जब मैंने मारिया को देखा तो मेरा ये डर खत्म हो गया। वो हर तरह से मजबूर थी और उसकी मजबूरी का फायदा उठाना मुझे अच्छे से आता था। उसका एक बेटा भी था। उस वक्त तो मैंने कोई एतराज ना किया, क्योंकि उस वक्त मैं सिर्फ अपने बच्चों का सोच रहा था। उसने शादी के लिए हाँ कर दी। मारिया ने भी सोचा कि उसके बच्चे को बाप मिल जाएगा, लेकिन मुझे उसके बच्चे का बाप बनने का कोई शौक नहीं था। इसलिए जब वो शादी होकर हमारे घर आई तो उसने मेरे बच्चों का बहुत ध्यान रखा, उनसे बहुत प्यार करती थी और उनका बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन मुझे उसके बेटे से बहुत नफरत थी, इसलिए मैं उस पर हर वक्त जुल्म करता था और फिर यूं ही वक्त गुजरता गया। वो रोज काम पर जाता और मेरे बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ते। काफी वक्त गुजर गया और मेरे बच्चों का स्कूल खत्म हो गया, लेकिन अब अहमद मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं चाहता था कि वो इस घर से किसी न किसी तरह से चला जाए। फिर मैंने एक दिन एक घिनौना मंसूबा बनाया और अपने मंसूबे के तहत मैंने अहमद पर एक दिन पैसे चुराने का इल्जाम लगा दिया। मैंने अपने बच्चे की फीस के लिए जो पैसे रखे थे उन्हें कहीं छुपा दिया और फिर अलमारी खोलकर जोर जोर से शोर मचाने लगा कि मेरे पैसे चोरी हो गए हैं, अहमद ने पैसे चुराए हैं। मेरी बात सुनकर सब लोग भागते हुए वहां पर आए। मारिया ने जब सुना कि मैं उसके बेटे पर इल्जाम लगा रहा हूँ तो मुझसे कहने लगी कि ये आप क्या कह रहे हैं, मेरा बेटा बिल्कुल भी चोरी नहीं कर सकता, आप उस पर इस तरह का इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? मारिया रोते हुए मुझसे पूछ रही थी, लेकिन मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, तो क्या मेरे बेटों ने मेरे ही पैसे चोरी किए हैं? तुम्हारे बेटे के अलावा कौन है जो चोरी कर सकता है, या फिर तुमने किए हैं? चलो जल्दी बताओ, किसने की है चोरी? मैं मारिया पर चिल्लाने लगा तो अहमद फौरन से आगे बढ़ा और कहने लगा, मेरी माँ पर यूं मत चिल्लाएं, आप हर वक्त उन पर चिल्लाते रहते हैं। मैंने आपके पैसे बिल्कुल चोरी नहीं किए और ना ही मेरी माँ ने किए हैं। हमें क्या जरूरत है चोरी करने की, हम इस घर में रहते हैं, हम आखिर क्यों आपके पैसे चोरी करेंगे? मैंने गुस्से से उसका बाजू पकड़कर मरोड़ा और कहा कि मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है, मुझे जल्द से जल्द बस मेरे पैसे चाहिए। मैंने कितनी मेहनत से जमा किए थे ताकि अपने बेटों को अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवा सकूं, और तुम हो के सारे पैसे चुरा कर कह रहे हो कि तुमने कुछ नहीं चुराया। तुम मेरे बेटों से हमेशा से हसद करते हो। शाम तक मुझे सारे पैसे वापस चाहिए, वरना इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं, यहाँ से जा सकते हो। ये कहकर मैं अंदर चला आया। पीछे से मारिया उससे कहने लगी, हम इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? क्या तुमने वाकई में उनके पैसे चुराए हैं? अगर वाकई में चुराए हैं तो लाकर उन्हें दे दो, वरना हम दोनों की जिंदगी अजीरन हो जाएगी। अहमद उसे यकीन दिलाने लगा कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, मैं आखिर क्यों पैसे चुराऊंगा? ये मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, ये चाहते ही नहीं हैं कि मैं यहाँ पर रहूं। आज पहली बार उसने इतनी जुर्रत की थी कि मेरे खिलाफ बोले, इसलिए मैं अंदर से फौरन बाहर निकल आया। मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने आकर उसे 2 थप्पड़ लगाए और कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे सामने जुबान चलाओ, जाओ जाकर पैसों का इंतजाम करो, बिना पैसे लिए अब मेरे सामने मत आना। ये कहकर मैंने उसे दरवाजे से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। मैं जानता था कि वो इतनी बड़ी रकम का इंतजाम नहीं कर सकेगा, इसलिए दोबारा वापस ही नहीं आएगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मेरी खुशी में इजाफा होता जा रहा था। मेरा बड़ा बेटा अंदर मेरे पास आया और कहने लगा कि अब्बा, क्या वाकई में अहमद ने वो पैसे चुराए हैं? अब मेरा एडमिशन कैसे होगा?
अपने बेटे को परेशान देखा तो उसे अपने पास बुलाया और कहा कि देखो बेटा, इसने कोई पैसे नहीं चुराए, मेरे पास पैसे रखे हुए हैं। बस मैंने यूं ही उस पर इल्जाम लगाया था कि किसी बहाने से इस घर से निकाल दूं। जब तक वो इस घर में रहेगा तुम लोगों का हक खाता रहेगा और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी शक्ल से ही मुझे नफरत है। मुझे बस तुम दोनों की ही परवाह है। अहमद मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरा बेटा बोला, अब्बा लेकिन आपने हद कर दी है, इस तरह उस पर चोरी का इल्जाम लगाया है। खैर मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने उससे कहा खामोश रहना, मारिया को बिल्कुल भी इस बारे में नहीं पता चलना चाहिए। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मारिया दरवाजे पर खड़ी हमारी सारी बातों को सुन चुकी है। जैसे उसने हमारी बात सुनी, सीधा अंदर आई और कहने लगी, कितने बुरे इंसान हैं आप। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने गिर जाएंगे। मेरे ही बेटे पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे घर से निकालने का मंसूबा बनाया। कोई और तरीका नहीं मिला था घर से निकालने का, बल्कि उसे खुद बोल देते तो वो चला जाता। आपने उस पर इतना बुरा इल्जाम क्यों लगाया? मैंने मारिया से कहा, तुम मुझसे सवाल जवाब करने की हिम्मत कैसे रखती हो? कितनी बार कहा है मेरे सामने ऊंची आवाज में बात मत किया करो, और अपने बेटे के बारे में तो बिल्कुल भी मत। मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरी बला से वो जो कुछ मर्जी करे, बस इस घर में वो ना रहे। जिस दिन वो इस घर से चला गया उस दिन इस घर में सुकून आ जाएगा। और खबरदार जो तुमने उसका साथ देने की कोशिश की, वरना मैं तुम्हें भी तलाक देकर उसके साथ भेज दूंगा, फिर दर बदर भटकती रहना। ये सुनकर वो घबरा कर और कहने लगी, आप मुझे तलाक की धमकी दे रहे हैं? मैंने क्या किया है? हमेशा आपकी बात मानती आई हूँ, इसके बावजूद आप आज मुझे तलाक की धमकी दे रहे हैं। आप जानते हैं ना, हमारा कोई और है नहीं, हम कहाँ जाएंगे? मेरे बेटे को माफ कर दें और उसे इस घर में रहने दें। लेकिन मैं मारिया की कोई बात सुनने के मूड में ही नहीं था। मैंने उसे साफ इनकार कर दिया और कहा कि अपने बेटे से कह देना कि अब दोबारा अपनी शक्ल लेकर यहाँ पर मत आए। मैं उससे नहीं देखना चाहता, मतलब नहीं देखना चाहता। एक ही बात को बार बार दोहरा कर मैं थक चुका हूँ। जाओ जाकर मेरे लिए शरबत बनाकर लाओ, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। हर वक्त मेरे सर पर बैठकर बकबक करती रहती हो। अब फिर से अपने बेटे की वकालत करने मेरे सामने मत आ जाना। कितनी बार मना कर चुका हूँ, लेकिन इस औरत को तो मेरी कोई बात भी समझ में नहीं आती। उसे पता ही नहीं है कि शोहर के साथ कैसे रहना है। मैं मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता करवट ले चुका था और वो किचन में जाकर मेरे लिए शरबत बनाने लगी। मैं जानता था कि तलाक की धमकी उसके लिए काफी है, वो अपने बेटे को रोकने की जुर्रत नहीं करेगी। अब इसलिए मैं काफी ज्यादा पुरसुकून था, क्योंकि अगर वो भी चली जाती तो मेरे घर का ख्याल कौन रखता, मेरे बेटों का ध्यान कौन रखता। इसलिए उसे साथ रखना मेरी मजबूरी थी। मुझे शरबत देकर वो खुद दरवाजे पर बैठ गई और अहमद के वापस आने का इंतजार करने लगी। मैं दूर बैठा उसे मुस्कुराता हुआ देख रहा था। उसकी ऐसी बेबसी मुझे बहुत ही सुख पहुंचा रही थी। थोड़ी देर बाद बाहर का दरवाजा बजा तो फौरन से भागकर उसने दरवाजा खोला। सामने ही अहमद खड़ा था। मैंने वहीं से गुस्से से कहा, इससे कहो कि यहाँ से निकल जाए, यहाँ कदम भी मत रखे। इस घर में इसकी कोई जगह नहीं है। ये एक चोर है और चोर को मैं अपने घर में नहीं रख सकता। मैं ऊंचा ऊंचा बोल रहा था ताकि मोहल्ले वाले भी सुने और सबके सामने उसकी बेइज्जती भी हो, और मैं अपने मकसद में कामयाब भी हो रहा था। आसपास के लोगों ने अपने दरवाजे खोलकर बाहर झांक कर हमारे घर में लगने वाले तमाशे को देखना शुरू कर दिया, और मैं मजीद जोर जोर से बोलने लगा कि इसको यतीम समझकर अपना बेटा समझा था और आज इसने मेरे ही घर में डाका डाल लिया, मेरे सारे पैसे चुरा लिए और ऊपर से मुकर रहा है कि एक भी पैसा नहीं लिया। पता नहीं किस खानदान से ताल्लुक रखता है जो इसे रहने का तरीका भी नहीं आता। मैं इसे जितना बेइज्जत कर सकता था कर रहा था। मारिया मुझे बार बार रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अहमद सामने खड़ा गुस्से से मुझे ही घूर रहा था। फिर उसने पैसों की एक पोटली निकाली और अपनी माँ के हाथ पर रखकर कहने लगा कि ये उस आदमी को दे देना। आज तक इसने मुझ पर जो पैसा खर्च किया है वो भी इसमें मौजूद है, और जिस पैसे की चोरी का झूठा इल्जाम मुझ पर लगा रहा है वो भी इसी में है। मैं इस घर से जा रहा हूँ, मुझे इसका कोई एहसान नहीं चाहिए। मैंने हमेशा इसे बाप समझा, लेकिन इसने मुझे कभी बेटा नहीं समझा। और अम्मा, अगर तुम मेरे साथ आना चाहती हो तो आ जाओ, नहीं तो सारी जिंदगी इसकी खिदमत करते ही गुजार देना। मैंने उसी वक्त मारिया को वहीं से चिल्लाकर कहा कि अगर तुमने यहाँ से बाहर कदम निकाला तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। खबरदार, जो तुमने मेरी नाफरमानी की,
अहमद थोड़ी देर खड़ा चुपचाप अपनी माँ को देखता रहा, फिर वहां से चला गया। सब लोग सरगोशियां कर रहे थे और अहमद के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे हैरत इस बात पे हो रही थी कि अहमद के पास इतने पैसे कहाँ से आए। उसकी माँ मेरे पास आई और पैसों की वो पोटली मेरे पास रखकर कहने लगी, अब आप खुश हैं, मेरा बेटा इस घर से चला गया है, ये रहे आपके पैसे। पता नहीं उस पर आपने क्यों इल्जाम लगाया था। अब इन पैसों पर बैठकर ऐश करें, आपको आपके किए की सजा जरूर मिलेगी। ये कहकर वो रोते हुए वो अंदर चली गई। मैंने फौरन से पैसों की पोटली उठाकर देखा तो उसमें नोटों की गठियां मौजूद थीं। इतने पैसे देखकर तो मैं पागल सा हो गया था। मेरा बेटा मेरे पास आया और बोला, अब्बा, अहमद ने इतने पैसे कहाँ से लिए होंगे, कहीं से चुरा कर तो नहीं लाया। मैंने उससे कहा, छोड़ो, जहाँ से भी लाया है हमें क्या, मुसीबत में तो खुद ही फंसेगा ना, हमें तो बस पैसों से मतलब होना चाहिए। हमारा मकसद पूरा हो गया है, वो इस घर से भी निकल गया और हमारे हाथ में पैसे भी लग गए हैं। अब देखना, जितना मैंने उसे इस मोहल्ले में बदनाम किया है ना, दोबारा यहाँ कदम रखने की जुर्रत भी नहीं करेगा। वो शुक्र है कि हमें उससे छुटकारा मिल गया है। अब हम रात को एक अच्छा सा खाना खाएंगे उसके जाने की खुशी में। आज तो मुझे बहुत ही अच्छी नींद आएगी। मैं अपने बेटे के साथ बैठकर मंसूबे बनाने में मगन था। मेरा छोटा बेटा अंदर बैठकर पढ़ाई कर रहा था। उन पैसों में से मैंने अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। बाकी सब तो ठीक चल रहा था, लेकिन मारिया बिल्कुल खामोश हो गई थी और मुझे उसकी खामोशी से कोई लेना देना नहीं था। वो मेरे बच्चों का ध्यान रख रही थी, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए था, इसलिए मुझे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अहमद को गए अरसा हो चुका था। उसकी माँ उसकी वापसी के लिए रोज दुआएं करती, दरवाजे पर निगाहें टिकाकर बैठ जाती, लेकिन वो ना आता। मैं उससे कहता कि ये पागलपन छोड़ दो, अगर उसे अपनी माँ की परवाह होती तो वो यहाँ पर आ जाता, लेकिन उसने क्या किया, घर छोड़कर ही चला गया। मारिया ने मेरी इस बात पर हैरत से मेरी तरफ देखा और कहा, आपने उसे कितना जलीलो ख्वार किया और खुद ही घर से निकाला और अब सारा इल्जाम उस पर डाल रहे हैं। अगर यही सब कुछ आपके अपने बेटे के साथ होता तब आप क्या करते, कभी सोचा है आपने? लेकिन आप जैसे इंसान को किसी का दुख कैसे महसूस होगा, आपका दिल तो गोया पत्थर का है। ये कहकर पास पड़ी कुर्सी को ठोकर मारती मारिया वहां से चली गई। पीछे से मैंने चिल्लाकर कहा कि मेरे बेटे ऐसे नहीं हैं, देखना वो पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करेंगे और तब मैं घर पर ऐश करूंगा। उस वक्त मैंने बहुत ही गरूर से ये बात कही थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि जो कुछ मैंने अहमद के साथ किया है वही कुछ मेरे बेटे भी मेरे साथ जल्द ही करने वाले थे। मैंने उन्हें खुद ही ये सब सिखाया था, तो उनसे किसी अच्छे की उम्मीद कैसे रख सकता था। आजकल वैसे भी किसी को किसी दूसरे का दुख महसूस नहीं होता जब तक उस पर खुद वो मुसीबत ना आ जाए। मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैंने अहमद और उसकी माँ के दुख को कभी भी महसूस नहीं किया था, लेकिन जब ये सब कुछ मेरे साथ हुआ तो तब मुझे पता चला कि असल तकलीफ क्या होती है, जलील होने का दर्द क्या होता है। ये सब कुछ तो मुझे उस वक्त पता चला जब मैं खुद इस सब से गुजरा, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की वजह से, जिनके लिए मैंने इतना सब कुछ किया, हर गलत राह को चुना, जिसके लिए दूसरे इंसान पर जुल्म किया, उन्होंने ही मुझे धुतकार दिया और घर से बेदखल कर दिया। मैं जो हमेशा उनके अच्छे मुस्तकबिल के बारे में ही सोचता रहता था, कभी उन्हें किसी चीज की कमी ना होने दी। ये सब करते करते मैं उनकी तरबियत करना भूल गया था। उन्हें मैं जो कुछ सिखा रहा था उन्होंने आगे वही सब कुछ किया। वो मुझे देखकर ही चीजों को सीखते रहे। मेरे रवैये को ही बाद में उन्होंने मुझ पर लागू कर दिया। खमियाजा तो मुझे भुगतना ही था, क्योंकि मैंने एक मासूम के साथ बुरा किया था। उसे सब में बेइज्जत करके घर से बेदखल कर दिया था, उसे उसकी माँ से भी दूर कर दिया था और मारिया पर भी खूब जुल्म ढाए थे। मेरे बच्चों की पढ़ाई मुकम्मल हुई तो मैंने उन्हें अच्छी जगह नौकरी दिलवा दी। मैं खुश था कि मेरे बच्चे एक बड़े ऑफिस में नौकरी करने के लिए जाते हैं, अच्छा कमाएंगे और मेरा ध्यान रखेंगे। अब मैं जल्द से जल्द उनकी शादी करना चाहता था। मैंने उनकी शादी के लिए लड़कियां वगैरह भी ढूंढना शुरू कर दी थी। बहुत से रिश्ते देखे, लेकिन मुझे कोई भी रिश्ता पसंद ना आता। मैं उनके लिए बहुत ही आला रिश्ता देखना चाहता था और फिर मुझे एक ही घर की दो बहनें पसंद आ गईं। मैंने झट हाँ कर दी। अपने बच्चों से पूछा तो वो भी राजी थे। यूं मंगनी की तकरीब तय हो गई। इस तमाम अरसे में मारिया बार बार अपने ही बेटे का जिक्र करती और उसके वापस आने का इंतजार करती, लेकिन वो वापस लौट कर ना आया।
सालों गुजर चुके थे उसे गए हुए। मैं मारिया से कहता कि उसे भूल जाओ, उसे याद करके तुम्हें क्या मिलना है। अगर उसे फिक्र होती तो वो तुमसे मिलने के लिए आ ही जाता। खैर तुम बस हमारे बच्चों की शादी पर ध्यान दो। मैं जल्द से जल्द इनकी शादी करना चाहता था। हर इंतजाम बहुत ही आला किया। खूब धूमधाम से मैंने अपने बच्चों की शादी करवाने का सोच रखा था। अब तक तो सब कुछ मेरी ख्वाहिशात के मुताबिक ठीक ही चल रहा था। मेरे बच्चे जो भी कमा कर लाते थे उसमें से कुछ हिस्सा मुझे लाकर देते। हर चीज का हिसाब मुझे देते, जो मैं कहता वो ही करते। लेकिन मुझे लग रहा था कि शादी के बाद भी वो ऐसा ही करेंगे। मुझे उन पर बहुत नाज था। मैं हर एक की जिंदगी अपने कंट्रोल में रखना पसंद करता था और यही चाहता था कि जब मेरे बच्चों की शादी हो जाए तब भी उनकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर मेरे ही कंट्रोल में रहे। वो सब कुछ सिर्फ मेरी मर्जी से ही करें। उनकी बीवियां भी मेरे हुक्म की तामील करें। लेकिन मेरे तमाम मंसूबों पर उस वक्त पानी फिर गया जब मुझे पता चला कि ये सब कुछ सिर्फ मेरी खाम ख्याली है। हमेशा मेरी मर्जी नहीं चलेगी। वक्त बदलेगा और लोग भी बदलेंगे। मैंने इस बात को कभी समझा ही नहीं। जब मैंने धूमधाम से अपने बच्चों की शादी मुनक्किद की तो पूरे मोहल्ले वालों ने हमारी तारीफ की और कहा कि आपने तो अपने बच्चों की बहुत ही अच्छी शादी की है। देखना आपके बच्चे आपसे कितना प्यार करेंगे और हमेशा आपके फर्मा बरदार रहेंगे। लोग हर तरह से बातें कर रहे थे और मैं उनकी बातें सुन सुनकर खुश हो रहा था और सीना चौड़ा करके घूम रहा था। इस दौरान भी मारिया अपने बेटे को ही याद करती रही। मैंने उससे कहा कि उसे याद करके यहाँ नहुसत मत फैलाओ, जिस पर उसने अफसोस से मेरी तरफ देखा और कहा कि आप तो कभी मेरे दर्द को समझ ही नहीं सकते। आपके बेटे तो आपके पास हैं और आप बेहद खुश हैं, लेकिन मेरा दिल जल रहा है। मेरा बेटा न जाने कहाँ किस हाल में है, जिंदा भी है या नहीं। उसके ऐसा कहने पर मैंने बुड़बुड़ाते हुए कहा, अच्छा है कि वो मर ही जाए, उसके जिंदा रहने का कौन सा फायदा है। ये कहकर मैं स्टेज की तरफ बढ़ गया जहाँ मूवी बन रही थी। मैंने मुड़कर देखा भी नहीं कि मारिया का चेहरा मेरी बात सुनकर कैसा हो चुका है। वो कितनी तकलीफ में आ गई है। मैं मजे से मूवी बनवा रहा था। बहुओं को रुखसत करके घर पर लाया तो खुशी की कोई इंतहा ना थी। उस रात मुझे बहुत ही अच्छी नींद आई। वलीमे तक तो सब कुछ ठीक रहा और उसके बाद असल हकीकत खुलकर सामने आने लगी। मेरे बेटे जो ऑफिस से आते ही सबसे पहले मेरे पास आते थे, वो मुझे सारे दिन की रौदात बताते थे। आते साथ ही फौरन से अपनी बीवियों के कमरे में घुस जाते और रात के खाने के वक्त ही बाहर आते। मैं उनसे बात करना चाहता तो उनके पास वक्त नहीं होता था। वो मुझे नजरअंदाज कर देते। मैं सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त कर रहा था। फिर जब महीने के शुरू में उनकी तनख्वाह आई तो उन्होंने मेरे हाथ में रखने की बजाय अपनी बीवियों को दे दी। मैं काफी हैरान था कि अब तक उनकी तनख्वाह क्यों नहीं आई, हालांकि 5 तारीख तक तो लाजमी आ जाती थी। जब यही सवाल मैंने अपने बेटों से पूछा तो वो कहने लगे, हमारी तनख्वाह तो 1 तारीख को ही आ गई थी। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा और कहा कि तो फिर तुम्हारी तनख्वाह कहाँ है? तुम लोगों ने मुझे लाकर क्यों नहीं दिखाई? मेरी बहू मुस्कुराकर कहने लगी, अरे अब वो बड़े हो गए हैं, शादीशुदा हो गए हैं, अपने बीवियों को देंगे ना। उन्होंने हमें लाकर दी है ताकि हम घर का खर्चा चला सकें। ये सुनकर तो मुझ पर गोया कमरे की छत गिर पड़ी थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह से मुझसे मुंह मोड़ लेंगे। वो दोनों मुझे अपनी छोटी सी छोटी बात भी बताते थे, लेकिन अब वो हर बात छुपाने लग गए थे। सीधा अपनी बीवियों के कान में जाकर सरगोशी करते हैं। जो वो कहती हैं वो ही करते हैं। उनकी मर्जी के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं जाते थे। मुझे लग रहा था कि मैंने जैसे अपने बेटों की शादी करके गलती कर दी है। वो तो पूरी तरह से अपनी बीवियों की मुट्ठी में हैं। मारिया जब ये सब देखती तो कहती कि आपको बहुत शौक था ना सबको अपने कंट्रोल में रखने का, लेकिन आपको ये बात कभी समझ नहीं आई कि हर इंसान की अपनी भी एक जिंदगी होती है और उसे उसमें जीने देना चाहिए। क्या हासिल हुआ? अपने बेटों पर इतना पैसा खर्च करने के बाद इन्हीं की खातिर आपने मेरे बेटे को धक्के देकर इल्जाम लगाकर निकाला था ना। अब देखें उन्होंने कैसे आपसे मुंह मोड़ लिया है। जो कुछ आपने मेरे बेटे के साथ किया, अब उसका हिसाब चुकाने का वक्त आ ही रहा है। मैंने पहली बार उसकी इस बात का कोई जवाब ना दिया और ना ही उसे मुंह बंद रखने को कहा, क्योंकि शायद जो कुछ वो कह रही थी वो सच था। मुझे याद आ रहा था कि मैंने उस नन्हे से बच्चे पर कितने जुल्म ढाए थे। अब मुझे अपने मकाफाते अमल से डर लग रहा था। मेरे तमाम गुनाह मेरे सामने आकर खड़े हो रहे थे। रात को ख्वाब में मुझे बार बार अहमद दिखाई देता और मैं खौफ की वजह से नींद से उठकर बैठ जाता था।
मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी। मैं उठकर सहन में टहलने लग जाता तो कभी छत पर चला जाता, लेकिन फिर भी सुकून मुयस्सर नहीं आता था। एक दिन मैं बेचैनी से सहन में टहल रहा था। उसी वक्त मेरा बेटा उठकर अपने कमरे से बाहर आया। गालिबन वो किचन में पानी पीने के लिए जा रहा था। मुझे यूं आधी रात को सहन में टहलते देखा तो कहने लगा, अब्बा, क्या हुआ? इस वक्त आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? खैरियत तो है ना? मैंने उससे कहा कि नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, तुम जाओ, जाकर सो जाओ। उसे उसके कमरे में भेजकर मैं वापस टहलने लग गया। अगले दिन सुबह के वक्त उसके कमरे से उसकी बीवी के चिल्लाने की जोर जोर से आवाजें आ रही थीं। हम सब भागकर वहां गए तो देखा कि वो अपना तमाम सामान खोलकर बैठी थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी। मैंने अपने बेटे से पूछा कि क्या हुआ है, तो सुर्ख चेहरा लिए मेरी तरफ देखते हुए बोला, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आप ऐसा करेंगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे बेटे के कहने का क्या मतलब है, आखिर वो मुझसे क्या कहना चाहता है। इसलिए मैंने उससे कहा कि अगर तुम मुझे साफ साफ बताओगे तो ही मैं समझ पाऊंगा कि आखिर क्या हुआ है। तुम्हारी बीवी इस तरह से चिल्ला क्यों रही है, वो भी इतनी सुबह सुबह? सब खैरियत तो है? तो वो तेजी से मेरी तरफ आया और कहने लगा कि मेरी बीवी का जेवर चोरी हो चुका है और रात को आप ही सहन में बार बार चक्कर लगा रहे थे। अब मुकरना मत, मैंने रात को अपनी आंखों से आपको सहन में चक्कर लगाते देखा था। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने उससे कहा कि बेटा, तुम ये किस तरह की बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी बीवी का जेवर क्यों चुराऊंगा? मैं कोई चोर नजर आता हूँ तुम्हें? इस तरह का इल्जाम लगाते तुम्हें शर्म नहीं आई? मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं इसलिए सहन में टहल रहा था। मैं तो रोज टहलता हूँ, क्या रोज मैं तुम्हारी बीवी का जेवर चोरी कर रहा होता हूँ? सोच समझ कर बात करो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। लेकिन मेरी बहू जोर से कहने लगी, आप तो शुरू से ही हमें पसंद नहीं करते हैं। आप यही चाहते हैं कि हमारा घर टूट जाए और आप अपने बेटों को अपने कंट्रोल में रखें, इसलिए आपने नफरत में ऐसा किया और मेरे जेवरात चोरी कर लिए। कैसे इंसान हैं आप? बल्कि ऐसे इल्जामात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने चिल्लाकर कहा, लड़की, अपनी जुबान संभाल कर रखो। तुम किससे बात कर रही हो? तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। मेरे बेटे ने जब देखा कि मैं उसकी बीवी पर चिल्ला रहा हूँ तो गुस्से से कहने लगा, अब आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर चिल्लाने की? वो जो कुछ कह रही है बिल्कुल सही है। हम आपको अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने हद कर दी है, अपने ही घर में चोरी करते हैं। आपको शर्म नहीं आई? इस घर में अब आपकी कोई जगह नहीं है, चले निकल जाएं यहाँ से। ये कहकर उसने मुझे मारिया समेत धक्के देकर यहाँ से निकाल दिया। उस वक्त मुझे वो वक्त याद आ रहा था जब मैंने अहमद को सबके सामने बदनाम करके झूठा इल्जाम लगाकर यहाँ से निकाला था। मेरा बेटा भी तो वही सब कुछ कर रहा था जो कुछ मैंने किया था। यही तो मैंने उसे सिखाया था, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा सलूक कर सकता है। और दूसरा बेटा भी खड़ा तमाशा देख रहा था। उसे सब पर कोई अफसोस नहीं था, शायद वो भी यही सब चाहता था। आज पूरा मोहल्ला मेरा तमाशा देख रहा था। मैं मारिया को साथ लिए सड़क पर आ गया। बेसहारा वहां पड़ा मैं रो रहा था। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ऐसी सूरत हाल में क्या करूं। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक वहां से एक बड़ी सी गाड़ी गुजरने लगी। फिर वो वापस आई और हमारे सामने रुक गई। उसमें से कोई निकलकर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने सर उठाकर जब उसे देखा तो गोया मेरा सर शर्म से झुक गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या कहूँ। मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि मेरे बिल्कुल सामने कोई और नहीं बल्कि अहमद खड़ा था। उसने हाथ पकड़कर मारिया को उठाया और गाड़ी में बिठाया और साथ में मुझे भी अंदर बिठा दिया। चुपचाप गाड़ी ड्राइव करता वो हमें बड़े से बंगले में लेकर चला गया और कहने लगा, ये मेरा घर है, आप लोग यहाँ पर रह सकते हैं। उसने हमसे कोई सवाल नहीं किया था। मारिया इतने साल बाद अपने बेटे को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। हमने अहमद के घर पर ही रहना शुरू कर दिया। इतने दिनों में मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था, जो कुछ मैंने किया था वो बहुत गलत और नामुनासिब था। मैंने अहमद से अपने किए की माफी मांगी तो उसने मुझे माफ कर दिया और कहा कि मैंने हमेशा से आपको बाप ही समझा है, इसलिए मेरे सामने मत झुके और ना ही मुझसे माफी मांगे। अब से आप लोग यहीं रहेंगे। उसने सब कुछ भुलाकर मुझे अपने घर पर रख लिया। उसकी बीवी भी बहुत ही अच्छी थी, हम सबका बहुत ख्याल रखती थी।